हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेल एकेडमी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको सीक्वेंस वाइज सीरीज वाइज आपको सारे सब्जेक्ट्स की डिटेलिंग मिल रही होगी, वैसे ही आज का हमारा सब्जेक्ट है सॉलिड मैकेनिक्स, जिसको बहुत सारे लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नाम से भी जानते हैं, SOM सोम के नाम से भी जानते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, या तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं। नाउ सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा दोस्तों कि सॉलिड मैकेनिक्स इसका वेटेज वगैरह की बात करूंगे, लेकिन इसके बारे में एक्स्ट्रा नोट बोलना चाहूंगा। मैं ये बोलना चाहूंगा दोस्तों कि सॉलिड मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। किसका? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। सबसे पहले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है, उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोल दो या सॉलिड मैकेनिक्स बोल दो, ठीक है, एंड उसके बाद स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ठीक है। क्योंकि इन तीनों के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी कंटेंट है, वो इंटरडिपेंडेंट है। क्या है? इन तीनों के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी कंटेंट है, वो इंटरडिपेंडेंट है। अब जब इंटरडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है, इंटरडिपेंडेंट कंटेंट है, तो ऑब्वियस बात है कि कोई भी न्यूमेरिकल आएगा ना, कोई भी न्यूमेरिकल यानी कि क्वेश्चन, वो सोलो किसी भी एक सब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करता होगा, बल्कि उसके अंदर सब कुछ का पार्ट होगा, सबका कुछ ना कुछ पार्ट होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपको डिफ्लेक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, बहुत बार आता है, हर बार आता है, मतलब आपको 2019 के भी अंदर उसके रिलेटेड क्वेश्चन होगा, या तो मान लो कि स्लोप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया। तो वैसे तो हमें लगता है कि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, चलो तो ये तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस का पार्ट होगा, स्लोप डिफ्लेक्शन हम बहुत सारे अलग अलग तरीकों से फाइंड आउट करते हैं, बट एट द सेम टाइम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का भी पार्ट हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर बीम वाला पूरा पोर्शन है ना, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का बीम वाला, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी वहां से बनती है। लेकिन एट द सेम टाइम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की बेसिक डेफिनेशन तो आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी आ जाएगी कि किसको डिफ्लेक्शन बोलते हैं, किसको आपको स्लोप बोलते हैं। तो वही मैं कहना चाहता हूं कि ये तीनों जो सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, इसको एक कंबाइंड नजरिए से देखना बहुत जरूरी है। मैं आपसे यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि यार, अगर आप कर रहे हो अच्छे से पढ़ाई, तो इन तीनों को कॉम्बिनेशन के साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है। द रीजन बिहाइंड दिस इज कि मान लो कि आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल प्रिपेयर कर लिया, ना आप कैसे प्रिपेयर करोगे? आपके पास कोई मटेरियल होगा, तो आपके पास एक किताब होगी अलग से जिसके अंदर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लिखा होगा। वो किताब को आपने पूरी पढ़ ली, क्वेश्चन कर डाले, थोड़ी बहुत समझी, थोड़ी बहुत नहीं भी समझी, एंड आपको लगेगा कि मेरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लिए, जो आते थे वो हो गए, जो नहीं आते थे उसका सॉल्यूशन देख के कर लिया, ना आपको क्या लगेगा, मेरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया। बट ऐसा नहीं होता दोस्तों। गेट के थोड़े क्वेश्चंस देखो, आपको थोड़ा आइडिया लगेगा, कि गेट जो है उनको पता है कि आप क्या करके आओ, क्या नहीं करके आओ। जब नए क्वेश्चन फ्रेम किए जाते तो वो बेसिक से लेकर एडवांस तक के फ्रेम किए जाते हैं। खास करके आप वो वाले क्वेश्चन देखो जो गेट 2020 और 21 या 19 के अंदर पूछे गए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए। तो दोस्तों, मेरा यही सजेशन है यार, आप इनमें से किसी एक को भी प्रिपेयर नहीं कर सकते और इनमें से भी किसी एक को छोड़ भी नहीं सकते। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये कि अगर आपको करना है दोस्तों, तो सारे सब्जेक्ट करो, वरना रहने दो भाई, वरना रहने दो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आपको सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर करने चाहिए। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो, एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस हो, एंड इसका सीक्वेंस भी डिसाइडेड होना चाहिए। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वेरी बेसिक फ्रिक्शन, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, सम बेसिक रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, एंड ये सारी चीजें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपके पास प्रॉपर्टीज, एंड इसके बारे में तो हम डिटेल में देखने वाले हैं, शेयर फोर्स, प्योर टेंशन, स्ट्रेन एंड एक्सेट्रा। एंड उसके बाद स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अंदर आ जाएंगे तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। देखो, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम है, उसका बेंडिंग मोमेंट का होता है, शेयर फोर्स का होता है, वो आप इसके अंदर सीख के आते हो स्ट्रेंथ, बट वो बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स का बेसिक आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से ही बनता है। वही मैं बता रहा हूँ यार, इंटरडिपेंडेंट साइकिल है। आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड देन स्ट्रक्चरल एनालिसिस। स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अंदर आपके पास एडवांस टॉपिक है, सारे मैट्रिक्स मेथड है, आपके पास एनर्जी मेथड है, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस है, आपके पास ट्रस एनालिसिस है। तो वही मैं कहना चाहता हूं कि इनमें से अगर आप किसी को स्किप करने का सोच रहे हो तो भूल जाना। मुझे पता है बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को स्किप कर दो, वो समझ लेते हैं कि ठीक है आपको तो ये आता है, बट ऐसा नहीं होता दोस्तों। एक बार टाइम दे दो, इजी है, नो डाउट बहुत इजी है। जिसका
11th 12th का फिजिक्स वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत अच्छा है, तो ये डेफिनेटली बहुत ईजी है, डेफिनेटली बहुत ईजी है। वही मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि ईजी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसको निगलेक्ट कर देना है। थोड़ा सा टाइम देकर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस तीनों को ही अच्छे से कर लेना है, ठीक है। चलो तो अब बढ़ते हैं। तो ये मेरा कहना था कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज समवेयर लाइज बिटवीन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस, इन दोनों के बीच में ये लाई करता है, ठीक है। तो पहले आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वाला। तो बात करते कि पूछा कितना जाता है, गेट के अंदर पूछा कितना जाता है आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स है। तो दोस्तों ऑन एन एवरेज, जैसा कि मैंने आपको एक बात अभी थोड़ी देर पहले बोली थी कि ये सारे कॉन्सेप्ट इंटरडिपेंडेंट है। तो अगर आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से जोड़ दोगे तो आपका वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। अगर आप स्ट्रक्चर एनालिसिस के कुछ कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर जोड़ दोगे तो आपका वैल्यू ज्यादा हो जाएगा मार्क्स का। अगर आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को अलग से, यानी उसके जो कंटेंट आया है वो अलग से, एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस के कंटेंट को अलग से डिफाइन करोगे, डिटरमाइन करोगे, तो फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का वेटेज गिर जाएगा, ठीक है। तो मेरा ऐसा सही से मानना है, आप को भी थोड़े टाइम के बाद रियलाइज होगा। मैं ये बोलता हूं कि इसका, इन तीनों का एक्चुअली सोलो यानी कि अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन करना सही ही नहीं होगा। हावेवर हमने भी यहां पर किया है, बट वही मैं बता रहा हूं, इन तीनों का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन करना सही नहीं होगा। इन तीनों का कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन ही एक्चुअल प्रोस्पेक्ट आपको देगा कि मैकेनिक्स वाले पोर्शन से स्ट्रक्चरल एनालिसिस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इन तीनों का कंबाइन कितना आता है दोस्त। तो इन तीनों का कंबाइन आप पकड़ लो, आराम से आपको यहाँ पर 12 to 14 मार्क्स मिल जाएंगे, 12 to 14 मार्क्स। लेकिन हम ये तो मैक्सिमम बोल रहा हूँ, उससे कम भी हो सकते हैं, समवेयर कहीं उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। आप देखो 2021 में कहीं ना कहीं ज़्यादा पूछा गया था, कहीं ना कहीं आपके पास ज़्यादा पूछा गया था इन तीनों रीजन से, ठीक है। तो वही होता है कभी कभी, जैसे कि IIT बॉम्बे है तो उनका स्ट्रक्चर के अंदर काफ़ी रुझान रहता है, तो वहाँ से क्वेश्चन उन्होंने ज़्यादा पूछे थे और काफ़ी अच्छे पूछे थे। मतलब बहुत ही, ऐसा नहीं था कि बहुत ही ईजी लेवल के थे, उनके अंदर थोड़ा सा लॉजिक था और उसको करने में वो टाइम ले रहा था, कुछ अलग से थोड़ा सोचना था। अब 2021 के क्वेश्चन करेगा, समझ में आए। तो मेरा ऐसा सजेशन है कि इंडिविजुअल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन शायद इसको जस्टिफाई न कर पाए, लेकिन ओवरऑल आपको मैंने बता ही दिया कितने मार्क्स का आता है। तो इंडिविजुअल, लेकिन अगर किसी को मन हो तो इंडिविजुअल यहाँ पर आपको 12, 13, 16 इस तरीके से रेंज मिल जाएगी, अगेन 13, 17, और फिर वहाँ तो बहुत ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं इन दोनों का इंक्लूड कर दिया गया, बाकी नहीं होता 24। और यहाँ पर ये जो मार्क्स भी है ना, ये किसी एक सिंगल पेपर में नहीं है, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि फोरनून एंड आफ्टरनून सेशन को मिलाकर है, मतलब डिवाइड बाय 2 कर दो तो एवरेज मिल जाएंगे। तो ऑन एन एवरेज वी कैन से दैट 6 to 7 मार्क्स कैन बी कम फ्रॉम सॉलिड मैकेनिक्स पोर्शन। ऑन एन एवरेज वी कैन से दैट 6 to 7 मार्क्स कम फ्रॉम सॉलिड मैकेनिक्स पोर्शन, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ऑब्वियस बातें करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट है ना, ये ऐसे सब्जेक्ट है जो रैंक डिफरेंशिएट करते हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो जिसके अंदर खास रैंक से फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर मतलब जो थोड़ी बहुत पढ़ाई करके आया, जो ज्यादा पढ़ा के आया, दोनों इक्वल है। कैसे सब्जेक्ट, जैसा कि इजी सब्जेक्ट की बात करो, इरिगेशन इंजीनियरिंग इजी सब्जेक्ट है, ठीक है। जियो टेक्निकल के कुछ टॉपिक इजी है तो वो रैंक डिसाइडिंग नहीं होगी, वहां पर जो थोड़ा बहुत पढ़ के आए वो भी कर रहे हैं, जो बहुत अच्छा करके आए वो भी पढ़े, मतलब रैंक 1 वाला भी वो क्वेश्चन कर रहा है, और मान लो कि रैंक 5000 वाला भी वो क्वेश्चन कर, 1 equal to 5000। लेकिन यहां से जो क्वेश्चन आने वाले इन तीनों के कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो रैंक डिसाइड नहीं, क्योंकि ऑब्वियस बात है इसके अंदर टफनेस क्रिएट की जा सकती है। ये जो सेगमेंट है आपके पास तीनों, इसके अंदर टफनेस क्रिएट की जा सकती है। वहां पर इरिगेशन एंड जियोटेक्सी या ट्रांसपोर्ट के कुछ टॉपिक के अंदर इतनी टफनेस क्रिएट नहीं की जा सकती। मतलब सिंपल है कि ये कॉन्सेप्ट है, ये फॉर्मूला है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में क्या ही टफनेस इंसान क्रिएट करेगा, तुम सोचो। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का फॉर्मूला आप देख लो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो। मतलब यार मुझे लगता है कि अगर ये मैं 10th वालों को भी बोलूँ ना कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी मुझे लगता है कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के क्वेश्चन करने के काबिल हो जाएगा। बट यहाँ पर ये जो है ना सेगमेंट, ये इंजीनियर करने के काबिल होगा, ये इंजीनियर, इसीलिए तो ये रैंक डिसाइडिंग या रैंक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, ठीक है। तो मेरा ऐसा सजेशन है, इफ यू वांट टू बिकम अंडर 100 आना चाहते हो दोस्तों, तो ये 3 टिकड़ी के ऊपर ध्यान देना, ठीक है। अगर ये तीनों सही रहे तो डेफिनेटली आपको कोई नहीं रख सकता। हाँ, लेकिन कंडीशन है कि इजी सब्जेक्ट में आपके स्कोर होने चाहिए।
तो और अगर यहाँ पर भी स्कोर कर रहे हो तो डेफिनेटली ये टफ सेगमेंट होता है दोस्तों, अंडर 500, अंडर 100, अंडर 1000 वालों के लिए भी ये थोड़ा सा टफ सेगमेंट होता है, उनके भी इसके अंदर कम मार्क्स आते हैं। उस हिसाब से देख लेना इसको कितना फोकस करना है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए अब डिटेल में बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि क्या क्या पूछा जाएगा सॉलिड मैकेनिक्स के अंदर। तो काफी वेल डिफाइंड तो नहीं बोलूंगा, लेकिन काफी सिस्टमेटिक मैनर में इन्होंने टॉपिक्स के नाम लिख दिए कि भाई ये टॉपिक हम लिखते हैं, आपको आपके हिसाब से देख लो कितना करना है। ठीक है, तो उसी को हम डिस्कस करने वाले। सबसे पहले इन्होंने बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स इन स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर के अंदर या बीम्स के अंदर रखा है। ठीक है, तो दोस्तों हमेशा से ध्यान रखना, जब भी आप शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट पढ़ो, और क्योंकि हम गेट की एग्जाम दे रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कि वो स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा फोकस करेगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि डिफ्लेक्शन एंड स्लोप वगैरह स्टैटिकली इनडिटरमिनेट में नहीं पूछे जाते, सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स की बात की गई है कि बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स आप कर रहे हो तो अच्छे से करना, लेकिन कौन से स्ट्रक्चर्स के लिए? स्टैटिकली डिटरमिनेट्स बीम्स के लिए, फ्रेम्स के लिए, मेरे हिसाब से सब कुछ आना चाहिए इसके अंदर। कोई भी स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, कोई भी स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, उसका आपको कहीं पर भी कोई भी सेक्शन के ऊपर बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स और कोई भी लोडिंग कंडीशन के लिए बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स आपको ढूंढने आना चाहिए दोस्तों। ये रिक्वायर्ड स्किल है। ये कभी कभी ना इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, जैसे कि आपको बीआरसी वगैरह का इंटरव्यू पता होगा, अगर नहीं पता तो जान लो, वहां पर कभी डिटेलिंग की जाती है किसी स्ट्रक्चर की, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं बोल देते कि चलो ड्रॉ करके बताओ, इसके ये लोडिंग कंडीशन है, ये डायग्राम है, इसका ड्रॉ करके बताओ BMSF। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है और मेरे हिसाब से एज ए सिविल इंजीनियर आपको ये तो आना ही चाहिए। सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिलेशनशिप दोस्तों यहाँ पर बहुत है, आप सभी के पास जो भी मटेरियल होगा उसका चैप्टर जो स्टार्ट होता है वो शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट से नहीं होता, चाहे सिलेबस में उसको पहले लिखा है, बट उसका स्टार्ट हमेशा इसी से होता है, बेसिक स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप या बेसिक प्रॉपर्टीज, आइसोट्रॉपिक, एनाइसोट्रॉपिक, होमोजीनियस। ठीक है, ये सारी चीजें पता होना चाहिए, हुक्स लॉ पता होना चाहिए, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पता होना चाहिए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पता होना चाहिए, इसके अलावा आपके पास पॉइजन रेशियो पता होना चाहिए, इसके अलावा इलोंगेशन डेल्टा एल पता होना चाहिए, उसकी अलग अलग लोडिंग कंडीशन है, वो सारी बातें दोस्तों आपके पास स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन के ऊपर आ जाएंगी, और खास करके लोडिंग कंडीशन, ठीक है, सडनली लोडेड, इम्पैक्ट लोडिंग कंडीशन, वो सारी चीजें भी आपकी यहाँ पर कवर हो जानी चाहिए स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप के ऊपर। सिंपल बेंडिंग थियरी, सिंपल बेंडिंग थियरी, अभी यहाँ पर सिंपल बेंडिंग थियरी इसलिए लिखा है कि कंबाइंड बेंडिंग को बाद में बोलेंगे, लेकिन पहले सिंपल बेंडिंग किसको बोलते हैं, प्योर बेंडिंग किसको बोलते हैं, बीम के अंदर क्या फर्क पड़ता है अगर आपका सिंपली सपोर्टेड बीम होता है, अगर आपका कैंटिलीवर बीम होता है या और कोई कंडीशन होती है, तो प्योर बेंडिंग थियरी का क्या फर्क पड़ता है। इसके अंदर आपको M/I/F/Y और E/R वाला फॉर्मूला मिल जाएगा, तो वही है सिंपल बेंडिंग थियरी के। फ्लेक्सरल एंड शियर स्ट्रेस, ठीक है, फ्लेक्सरल एंड शियर स्ट्रेस M/I/F/Y इज इक्वल टू E/R। ये दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके सॉलिड मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। यहां से भी आपके मोमेंट के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, जिसको हम फ्लेक्सरल स्ट्रेस बोलते हैं, वो होना चाहिए। फ्लेक्सरल स्ट्रेस के अंदर आपके पास अलग अलग सेक्शंस होंगे, है ना, बीम के क्या होते हैं, अलग अलग सेक्शंस होते हैं, तो अलग अलग सेक्शंस जो होते हैं, अलग अलग जो सेक्शंस होते हैं, उनका कैसा शेप बनता है, वो सारी चीजें भी आपका आ जाएगा, शेयर स्ट्रेस के अंदर भी आ जाएगा। शेयर स्ट्रेस का भी फॉर्मूला है F मल्टीप्लाई बाई AY बार डिवाइड बाई IB, आपको पता ही होगा, और उसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो, तो ये शेयर स्ट्रेस का एंड बेंडिंग स्ट्रेस का, फ्लेक्सरल स्ट्रेस का, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये पॉपुलर चीजें मैं क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पर, पॉपुलर चीजें मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि जिन्होंने कर लिया है उनका यहाँ पर एक आइडिया आ जाए कि हाँ भाई हम लोग सही जा रहे थे, और जिन्होंने नहीं किया जब वो करेंगे तो उनका आइडिया आ जाए कि हाँ भाई हम लोग सही करें, जो सर ने बताया था ना, हाँ वही सारी चीज हमारी पढ़ाई के अंदर भी आ रही है। शेयर सेंटर दोस्तों, शेयर सेंटर एक छोटा सा टॉपिक है, खास करके जो लोकेशन ऑफ शेयर सेंटर वाला कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान से देखो। इसके अंदर कुछ इंपीरिकल फॉर्मूलाज भी है, लेकिन उसके अंदर नहीं जाओगे तो चलेगा, लेकिन लोकेशन ऑफ शेयर सेंटर वाला अच्छे से कर लेना। क्या बोल रहा हूँ मैं, लोकेशन ऑफ शेयर सेंटर वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लेना, अलग अलग शेप्स का कहाँ होता है वो सर।
यूनिफॉर्म टॉर्जन, दोस्तों टॉर्जन दो तरीके से होते हैं आपके, यूनिफॉर्म भी होता है, नॉन यूनिफॉर्म भी होता है, लेकिन क्योंकि इन्होंने कहा है कि आपको भाई यूनिफॉर्म के ऊपर फोकस करना है, टॉर्जन के रिलेटेड 2021 का एक बढ़िया क्वेश्चन था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, बट बढ़िया था, लॉजिकल क्वेश्चन था, अच्छे से करना उसको। 2021 के अंदर भी टॉर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था। टॉर्जन का भी वैसा ही कुछ फॉर्मूला है, ठीक है, जी थीटा डिवाइड बाई जे एंड समथिंग, ठीक है, तो वो सारी चीजें टॉर्जन का, जिसको टॉर्जनल फॉर्मूला बोलते हैं, वही बेसिक है और उसी के ऊपर से ही क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। उसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, यहां पर एंड इसके साथ मोहर सर्कल नहीं लिखा क्या भाई, मैं लिख देता हूं अगर नहीं लिखा तो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस एंड मोहर सर्कल। मोहर सर्कल का एप्लीकेशन आपको बहुत जगह दिखेगा, खास करके जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के अंदर, एंड यहाँ पर भी आपको दिखेगा, कौन सा वाला, आपका सॉलिड मैकेनिक्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गेट सिविल का। क्यों? क्योंकि इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कहाँ आकर होता है, नॉर्मल स्ट्रेस कहाँ आकर होता है, आपका शेयर स्ट्रेस कहाँ आकर होता है, बहुत सारी चीजें यहाँ से पूछी जा सकती है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस, वो थीटा एंगल के ऊपर भी 2019 का बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, थीटा एंगल के ऊपर वो, अब उसके अंदर थीटा दो तरीके से होते हैं, थीटा पी भी होता है, थीटा एस भी होता है, वो सारी चीजें सिविल एटॉम्स के अंदर तो लिखी हुई है, अगर आप किसी और जगह से पढ़ते हो तो वहां पर भी अच्छे से समझ लेना थीटा एस एंड थीटा पी का डिफरेंस क्या होता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस किसको बोलते हैं, उसका क्या फॉर्मूला है, शेयर स्ट्रेस, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस किसको बोलते हैं, क्या फॉर्मूला है। सिविल एटॉम्स के अंदर भी ये सारी चीजें कन्फाइंड मैनर में दी गई है, चाहे वो डिटेल नोट्स हो चाहे वो शॉर्ट नोट्स हो, एंड खास करके CTQs के अंदर भी क्वेश्चंस आपको मिल ही जाने वाले। बकलिंग ऑफ कॉलम, कॉलम बकलिंग, कॉलम बकलिंग के रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन तो नहीं बोलूंगा, लेकिन गेट को मतलब अच्छा लगता है यहाँ से क्वेश्चन पूछना। आप देखोगे तो फ्रिक्वेंटली, मतलब हर साल तो नहीं बोलूंगा, लेकिन अल्टरनेटिव ईयर्स आपको यहाँ से क्वेश्चंस मिल जाएंगे बकलिंग ऑफ कॉलम। 4 केसेस याद रखने हैं दोस्तों आपको, और उसी 4 केसेस के ऊपर आपको फाइंड आउट करना है। लेकिन इसके अंदर एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, यूलर बकलिंग फॉर्मूला, यूलर बकलिंग फॉर्मूला, उसको ध्यान से कर लेना, ठीक है। क्रीपिंग लोड, ठीक है, PCR, क्रीपिंग लोड कितना होगा, अलग अलग देखो क्या यार, हमारे पास है या तो दोनों एंड आपके फिक्स हो गए, या तो फिर आपका एक एंड फिक्स होगा, एक एंड खुला होगा, ठीक है, या यहाँ पर चलो इसको एक एक हिंज बना देते हैं, ठीक है, या तो आपके पास दोनों एंड हिंज होंगे, दोनों एंड हिंज होंगे, या तो फिर एक फिक्स होगा और एक, तो इसके अंदर L इफेक्टिव लेंथ वाला कॉन्सेप्ट, एंड जो गिवन लेंथ है, टोटल लेंथ है, उसका भी कॉन्सेप्ट, एंड साथ साथ में आपको PCR क्रिपिंग लोड के बारे में पता होना चाहिए। यूलर्स क्रिपिंग फॉर्मूला वो आता है, आपको बताऊंगा। कंबाइंड एंड बेंडिंग स्ट्रेस, कंबाइंड एंड डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेस, जब बेंडिंग स्ट्रेस एक तो होता है डायरेक्ट और एक तो होता है मोमेंट की वजह से जो इंट्रोड्यूस होता है बेंडिंग, है ना, मोमेंट की वजह से, जिसको हम फ्लेक्सिबल बेंडिंग भी बोलते हैं। तो डायरेक्ट बेंडिंग या डायरेक्ट स्ट्रेस, एंड आपका बेंडिंग की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होता है, अभी मैंने लिखा था यहाँ पर, ये बेंडिंग होगा मोमेंट होगा, बेंडिंग होगा तो मोमेंट होगा, मोमेंट होगा तो स्ट्रेस यहाँ पर होगा, इसको क्या बोलेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस और डायरेक्ट स्ट्रेस जब मिल जाते हैं तो कंबाइंड स्ट्रेस बनते हैं, एंड उसके अंदर भी काफी अच्छी डिटेलिंग है, खास करके कॉलम सेक्शन के अंदर ये कैसे अप्लाई होता है उसको सीख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। लोग निगलेक्ट करते हैं, मुझे पता है, लोग निगलेक्ट इसलिए करते हैं कि ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं पूछे गए ये कॉन्सेप्ट, ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं पूछे गए ये कॉन्सेप्ट, इसलिए लोग निगलेक्ट करते हैं। बट मैं चाहूंगा कॉलम सेक्शन के अंदर आपको ये अच्छे से सीखना चाहिए, जानना चाहिए कि डायरेक्ट एंड कंबाइंड बेंडिंग स्ट्रेस कैसे अप्लाई होते हैं कॉलम सेक्शन के लिए। तो दोस्तों ये था ऑल अबाउट सॉलिड मैकेनिक्स। उम्मीद करता हूं कि आपको होलिस्टिक आइडिया मिल गया होगा कौन से टॉपिक को प्रिपेयर करना है, और इसके अलावा भी SSC, JEE, ESC एंड सारे जो भी एग्जाम दे रहे हो उसका सिलेबस लो, एंड वो सिलेबस को ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर जितनी डिटेलिंग में कर रहा हूँ गेट से कंपेयर करो, गेट का कर लोगे तो बाकी एग्जाम का ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा, ठीक है, एक्सेप्ट EAC मेंस। EAC मेंस के अंदर आपको डिटेल के अंदर थियरी भी लिखनी पड़ती है, बाकी जितनी भी न्यूमेरिकल बेसिस एग्जामिनेशन है या MCQ बेस के ऊपर एग्जामिनेशन है वो तो आराम से आपकी हो ही जाएंगी। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सेगमेंट आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको सिविल एटॉम्स के अंदर एनरोल करना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएंगी। सेशन को एंड करते हैं, बाय, टेक केयर।